हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय तोमर एक बार फिर एग्रीकल्चर क्लास 12th का सब्जेक्ट फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र वाला लेके आया, जिसमें आज का हमारा चैप्टर रहेगा जल निकास। आज का हमारा क्वेश्चन है, जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण लिखिए, अथवा किन दशाएं अवस्थाओं में जल निकास का उचित प्रबंध करना आवश्यक होता है, कोई चार बिंदु स्पष्ट कीजिए। ये अथवा जल निकास को कोई चार आवश्यकताएं लिखिए, जल निकास की कोई चार आवश्यकता लिखिए। इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन है उसके उत्तर एक ही रहे। जैसे उत्तर है इसका, जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण। पहला कारण क्या है? निचले स्थानों की भूमि में वर्षा का जल भर जाता है, जो कि उचित समय पर बुआई करने में बाधा उत्पन्न करता है। इस अतिरिक्त जल को निकाल कर समय पर बुआई की जा सकती है। नंबर दो, खड़ी फसल में अधिक जल के कारण उसके नष्ट होने की संभावना रहती है, उसे बाहर निकालना अति आवश्यक है। जैसे कोई फसल है जिसमें पानी अपन देते हैं या सिंचाई करते हैं, कोई खेत या खेत में जो फसल खड़ी है उसमें सिंचाई करते हैं। अपन सिंचाई करेंगे तो कि या तो निश्चित मात्रा में करेंगे या नहीं, जिसने जितना योग होगा उसके आवश्यकता के अनुसार करेंगे। उसमें अधिक वर्षा हो जाए या कहीं अधिक पानी कहीं से आ जाए उसमें, तो ज़्यादा पानी हो जाए जिससे फसल के पौधे की जड़ें गल जाती हैं, रोग लग जाते हैं, फसल वहीं नष्ट हो जाती है। अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो अधिक पैदावार ले सकते हैं। नंबर तीन, ऐसे क्षेत्र जहाँ भूमि चिकनी मिट्टी युक्त है, वहाँ भूमि की ऊपरी सतह पर जल एकत्रित हो जाता है, जो फसल को नुकसान पहुंचाता था। उसे निकालना अत्यावश्यक होता है। जैसे कोई मिट्टी है, इस मिट्टी कई तरीका की होती है। कोई चिकनी मिट्टी है, जैसे तालाबों में मिट्टी होती है, वो चिकनी मिट्टी पाई जाती है तालाबों में। वो चिकनी मिट्टी, अगर चिकनी मिट्टी खेत के ऊपरी परत पे है तो वो पानी को क्या नीचे सोखने नहीं देती। उसमें अपन सिंचाई करें या अतिरिक्त जल आवे आए तो वो क्या अंदर जो चिकनी मिट्टी के बाद जो नीचे की जो परतें होती है मिट्टी की, वो पानी को सोख नहीं पाती हैं, वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है। चिकनी मिट्टी के मारे वो ऊपर ही उसमें जल भरा रहता है, तो वो टाइम पे ना तो सूखता है ना उसमें फसल कर सकते हैं। और चौथा चौथा कारण, लवड़ी भूमि को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा कारण, यदि सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाए तो अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे कहेंगे उसमें। अब अगला क्वेश्चन है, जल निकास की परिभाषा लिखिए। जल निकास को कोई तीन प्रणालियों में समझाइए। अगर किसी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, एक अधिक पैदावार लेने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए खेत में जो अतिरिक्त जल भरा हुआ है उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाता है, जल निकास कहलाता है। ठीक है। अब जल निकास की प्रमुख प्रणालियां निम्न प्रकार हैं। जैसे जल निकास की प्रणाली निम्न प्रकार है। जैसे वन, प्राकृतिक प्रणाली। इस प्रणाली में नालियों भूमि के प्रकृति ढाल के साथ साथ अपनी दिशा बदलती रहती हैं एवं अंत में मुख्य नाली द्वारा नदियों और तालाब में मिल जाती हैं। जैसे कि हमने ये सीधा उदाहरण होता है, जैसे कोई जमीन है, कोई ऊंची नीची जमीन, उसमें वर्षा हुई तो पानी के अपने आप एक रास्ता बना लेता है। रास्ता बना ले जो सबसे नीचे न होगी, जो सबसे नीचे तल होगा वहां पे जाके एकत्रित होगा। वहां पे अपन नाली कर दें तो वो नाली, और नहीं करेंगे तो ज्यादा पानी के मारे नाली खुद अपने आप तैयार तो बना लेगा पानी। वो नाली जाके किसी नदी या तालाब में मिल जाती है जाके। जैसे कि सहायक नदियां, ये नदी, सहायक नदियां, कार, नहर, यही होती हैं। जैसे ही अपन के यहाँ तक वो बड़े स्तर पर होती है, खेतों में छोटे स्तर पर होती हैं। हेरिंग बोन बोन प्रणाली, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। एवं सहायक जल निकास नाली इसमें आकर मिल जाती है। इसमें खेत है, खेत के बीच में मुख्य नाली यानी बड़ी नाली गहरी करके बना देते हैं। फिर इसकी सहायक नालियां, जो खेत में पानी अतिरिक्त भरा रहता है, वो आके उसमें मिल जाती हैं, अपने आप होके जाते हैं मेन नाली और निकल जाती हैं बाहर। ग्रिडॉन प्रणाली, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचे होता है, एवं सहायक नालियां इसमें आकर मिल जाती है। जैसे कोई खेत ऊंचा नीचा है जिसमें एक ढाल, जहाँ सबसे नीचे जाने चारों तरफ का पानी वहां के रुक जाए उस सिरे पे कहीं या तो मेन नाली बना देते हैं उसकी, जिससे खेत में की चारों तरफ की जो पानी भरा था वो सहायक नलियां द्वारा आके उसमें मिल जाता है, उससे बाहर निकाला जाता है।
निकल जाता है। खेत में उचित जल निकास न होने से कौन कौन सी हानियां होती हैं, अथवा मृदा में अतिरिक्त जल से होने वाली 8 हानियां लिखिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि पानी भर जाएगा, उसमें फसल अधिक नहीं होगी, कि पौधे में जड़ें गल हो जाएगी, जड़ें गल जाएंगी, मिट्टी क्षारीय लबड़ी हो जाएंगी। इसमें हानियां हैं, हानियां ही हैं, जब भी तो अपन जल निकाल रहे हैं। तो जल नहीं निकाल तो क्या हानियां होंगी, चलो चलते हैं देखते हैं। खेत का उचित जल निकास न होने से अथवा अतिरिक्त जल से निम्नलिखित हानियां होती हैं। जैसे भूमि में रंध्रकूपों में जल भर जाता है, जिससे कि कारण लाभप्रद जीवाणु सक्रिय नहीं हो पाते हैं। जैसे कि खेत में कही जाता है जल भरा है, उसमें जो खेत में अपन खेती करते हैं, जैसे केंचुआ हुआ, सूक्ष्म जीव जल बहुत ज्यादा, जैसे कि एक संसार जीवों का जमीन के ऊपर है, एक संसार जमीनों को उससे भी बड़ा संसार जमीन को अंदर है। वो अगर पानी भरे रहेंगे तो वो सक्रिय नहीं होंगे, सक्रिय नहीं हुए कार्य नहीं कर पाएंगे तो फसल का या तो पानी से जो छिद्र होंगे वो भरे रहेंगे तो वे कार्य नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, भूमि का तापमान गिर जाता है। कोई पानी भर रहा है तो भूमि भूमि का तापमान गिर जाता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है, भूमि दलदली हो जाती है, जिससे उसमें कृषि क्रियाएं जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई ये करने की असुविधा होती है। भूमि दलदली जैसे निराई गुड़ाई नहीं दलदली निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे। भूमि धीरे धीरे क्षारीय हो जाती है, लबड़ी हो जाती है, भूमि में हानिकारक लवण उत्पन्न हो जाती हैं। पानी भरे रहेंगे तो लवड़े होंगे भी एकत्रित होकर उत्पन्न नहीं होंगे। नकदी फसलों के लिए भूमि अनुपयोगी हो जाती है, पौधे की श्वसन क्रिया में रुकावट हो जाती है। पौधे, आपको पता है पौधे जमीन में 70% अपने जमीन से और सूर्य के प्रकाश से पोषण लेते हैं। जो इंसान उनको पोषण देता है वो 30% है, जो अपन खाद पानी देते हैं वो 30% है। तो उसमें अगर पानी भरा ही रहेगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे ज्यादा, तो उनकी श्वसन क्रिया में गिरावट हो जाती है। जल निकास के तरीकों के नाम बताइए, किसी एक विधि को समझाइए। जल, किसी खेत में जल भरा है, उसको निकास किस विधि से निकाल लेंगे, क्या तरीका है, उसको एक तरीका की विधि सहित समझाना है। जल निकास के तरीके जल निकास के तुम्हें पता है, भूमिगत जल और सतही जल, दो तरीके, और इनमें भी तरीके होते हैं। ये जल निकास के तरीके, जल निकास की विधियां निम्नलिखित हैं। पृष्ठीय जल यानी सतही जल निकास, पृष्ठीय जल निकास यानी सतही जल निकास। सतही जल निकास में स्थायी नालियां, अस्थायी नालियां, स्थायी नालियां जो अपन सीमेंट की बना दे वो वहीं रहनी है। अस्थायी नालियां आज यहाँ खोद दी, कल दूसरी जगह खोद देंगे, अस्थायी नालियां होती हैं। कटआउट नालियां जो चारों तरफ से मिलकर आती हैं वे कटआउट नालियां होती हैं। समतल भूमि में मेड़ों को काट कर, जैसे कोई खेत है समतल है उसमें पानी भरा है, उसके एक मेड़ में एक मेड़ है, एक साइड में थोड़ा कट कर दो, काट दो, उसी से सारा पानी निकल जाएगा। ठीक है। भूमिगत जल निकास, भूमिगत जल निकास विकास नहीं है, निकास है। जैसे टाइल्स ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स, ये आगे तुमको डिटेल में बताएंगे। ठीक है। स्थानीय जल निकास यानी पृष्ठीय, पृष्ठीय जल निकास यानी पृष्ठीय जल निकास यानी सतही जल निकास। हमारे देश में प्रायः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार भूमि की ऊपरी सतह में खुली नालियों द्वारा जल निकास किया जाता है। मुख्य नाली सदैव निचले धरातल की ओर होती है। ये निकास नालियों खेतों के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर गहरी हो। ये नालियां स्थायी एवं अस्थायी बनाई जाती हैं। नहरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में जहाँ खेतों के धरातल से अधिक ऊंचाई पर नहर होती है वहाँ कट आउट नालियों का प्रयोग होता है। जैसे कि जो नाली है अपनी, जो कूल अपन बोलते हैं, उनसे उनका प्रयोग होता है। जो ज्यादातर अपने भारत में ये क्या सस्ती रहती हैं, सस्ती रहती हैं, ये ज्यादातर सस्ती रहती हैं। इसमें ज्यादा लागत नहीं आती, ये खेत में इधर उधर उधर मट्टी लगा के अपन बना लेती हैं। ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग भारत में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है। जैसे कोई नहर है, नहर से पानी लेके आना है,
तो अपन क्या है कि वैसी नाली तो बनाएंगे नहीं, इधर उधर मट्टी रख के बीच में निकाल लिया, अपने खेतों में पानी कर ले, तो उसी विधि से ये नालियाँ चलती हैं।